तो जितनी चीजें मैं कोलॉइड्स में बताऊंगी वो उसको ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। बाकी तुम लोग अभी अगर तुम लोगों के पास टाइम नहीं है तो इसका रीडिंग मत करना एनसीईआरटी से, टाइम हो तो कर लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है करने की, जब तुम्हारे एग्जाम्स हो जाएंगे तब कर लेना। लेकिन अब जितना करा रही हूँ उस चीज को अपने दिमाग में बिठाओ, क्योंकि हो सकता है क्या होता ही है, जब लोग आप एनसीईआरटी में से पढ़ते हो ना तो डेफिनेटली आपको कुछ नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, तो उनको हाईलाइट कर लिया करो। जैसे एप्लीकेशन से बेसिकली अभी कोलॉइड्स की एप्लीकेशन है, मैं शायद यहाँ पे नहीं करवाऊंगी एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स, तो तुम लोग क्या करोगे वो एनसीईआरटी में से पढ़ लोगे कहाँ कहाँ बेसिकली यूज होता है मतलब कोलॉइड्स का। तो ऐसी वाली चीजें तुम्हें तभी पता चलती है जब तुम खुद से एनसीईआरटी को पढ़ते हो, ये तुमने हर चैप्टर में एनालाइज किया होगा, ठीक है। चलो करें स्टार्ट, चलो। यस मैम। ओके, ध्यान से सुनते जाना, बोर नहीं होना है। आई नो थोड़ा बोरिंग है लेकिन मैं ट्राई करूंगी, मैंने अभी पहले ही बोल दिया बोरिंग मुझे नहीं बोलना चाहिए था, हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ही रखेंगे इस क्लास को जैसे कल रखा था। अच्छा, जो कल कराया था मैंने एड्सॉर्प्शन, वो तुम्हें समझ में आ गया था क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। यस मैम। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो कोलॉइड्स है, ठीक है। अब ना थोड़ा सा मैं तुम्हें 9th क्लास में लेके जाती हूँ, थोड़ा फील आना चाहिए ना कोलॉइड्स के बारे में, ठीक है। 9th क्लास में ना तुम्हारा एक चैप्टर हुआ करता था, केमिस्ट ऐसा कुछ हुआ करता था, मतलब अब मुझे याद नहीं आ रहा उस चैप्टर का, बट वो सेकंड चैप्टर हुआ करता था 9th क्लास में। किसी को याद है क्या? नहीं याद, छोड़ो। सेकंड चैप्टर हुआ करता था, उसमें बेसिकली हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते थे, है ना। तो याद करो वो टाइम जब हमने ना डिफरेंशिएट, हम ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स के बीच में डिफरेंस हमने देखा। नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं था, और कोई था नाम, चलो छोड़ो, जो भी था हमें लेना देना नहीं है। तो वहां पे ना हमने जो बेसिक चीजें पढ़ी थी, वहां पे हमने पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइड्स क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, अभी क्योंकि हम कोलॉइड्स पे जा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें आज पूरा जो हमारा लेक्चर है वो हमें कोलॉइड्स को ही देना है। तो लेकिन कोलॉइड्स हम कहाँ पढ़ते थे, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो हम 3 तरह के सॉल्यूशन डिस्कस करते थे, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, राइट, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन में हम क्या बोलते थे, ट्रू सॉल्यूशन में हम ये बोलते थे कि जो हम क्या लेते थे, सोल्यूट सॉल्वेंट लेते थे। सॉल्वेंट मान लो हमारा पानी है, सोल्यूट हमारा चीनी है, शुगर है, तो हम बोलते थे शुगर को जब पानी में डिजोल्व कर दो तो वो पूरा अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता था, जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत बहुत छोटा है, जो हम अपनी आई से नहीं देख सकते। अगर आप उसको फिल्टर पेपर से पास करोगे तो पूरा सॉल्यूशन ही पास होगा, ऐसा नहीं कि सोल्यूट के पार्टिकल्स आपके फिल्टर पेपर पे अलग रह जाएंगे और जो आपका पानी है वो अलग होगा, नहीं। क्यों नहीं होता है ये? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत कम होता है, और कितना होता है, लेस देन 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर। सॉरी, एक मिनट रुको, (10⁻⁹ मीटर। हाँ जी, क्या कोई कुछ बोला? तस्लीमा, हाँ बोलो बेटा। मैम आज क्या पढ़ाओगे? कल आई थी क्लास में तुम? नो मैम। बाय। मैम नेटवर्क की प्रॉब्लम थी फोन में, इस वजह से। देखो तस्लीमा और जो अभी आज आए हैं, दर्शन देने आए हैं मुझे, मतलब जो कभी कभी क्लास अटेंड करते हैं, पहली बात तो बेटा रेगुलर रहा करो। दूसरी चीज, मैंने ना सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट कराया है, वो इसलिए कराया है क्योंकि ये काफी छोटा चैप्टर है और 4 नंबर है, यहाँ से आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो ये 3 दिन का चैप्टर है। कल मैंने ऑलरेडी इसकी एक क्लास ले ली थी एड्सॉर्प्शन पे, तो उसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग चेक कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो कोलॉइड्स पे होने वाला है, और कोलॉइड्स का एड्सॉर्प्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना एक अलग टॉपिक था, कोलॉइड्स अपना अलग टॉपिक है। तो क्योंकि कोलॉइड्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है, तो आज हो सकता है कंप्लीट ना हो, तो सैटरडे को हम इसको भी कंप्लीट करेंगे, और जो तुम्हारा लास्ट टॉपिक है कैटालिसिस, उसको भी उसके साथ ही निपटा देंगे, ठीक है। अभी तक हम यही मतलब अभी तक यही सोचे कि सैटरडे को निपटा देंगे, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज होता है इतना। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है। एग्जाम्पल जैसे आपका मडी वाटर है ना,
जब अगर आप पानी में मिट्टी को मिलाओगे, डिजोल्व करोगे, तो एक मतलब एक टाइम पे तो आपको ऐसे लगेगा कि वो मिट्टी के पार्टिकल उसमें डिजोल्व हो गए, मतलब आपको ब्राउन कलर का दिखेगा पानी, है ना। लेकिन एक टाइम पे वो क्या है, सेटल डाउन होना शुरू कर देंगे, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन, जिनमें पार्टिकल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और कितना होता है, 10⁻⁻, आपको सिर्फ कोलोइड्स के पार्टिकल का साइज ध्यान रखना है और किसी का नहीं रखना है। तो ये होता है इसके बीच में 10⁻⁻6 से 10⁻⁻5 मीटर के बीच में होता है। किसका, सस्पेंशन का। सस्पेंशन में जो आपके पार्टिकल के साइज होता है, ठीक है, उसको सस्पेंशन बोल लो। कोलोइड्स क्या होते हैं, कोलोइड्स इन दोनों के बीच में, है ना, इंटरमीडिएट होता है बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो जो इसके पार्टिकल का साइज है वो इन दोनों के साइज के बीच में आ जाएगा। और कितना होता है इसका, 10⁻⁻9 मीटर से लेकर 10⁻⁻6 मीटर के बीच में होता है। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। तो आप लोगों को आई थिंक फिगर से ही पता चल रहा है, साइज का अंदाजा आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे कोलोइड्स की, ठीक है। अच्छा, एक हमने ये भी पढ़ा था, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन, याद करो वो दिन 9th क्लास वाले। होमोजीनियस सॉल्यूशन में पढ़ा था। होमोजीनियस सॉल्यूशन में हम ये बोलते थे कि जो भी बेसिकली जो भी आपका सॉल्वेंट है, जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन, है ना, उसको हम होमोजीनियस बोलते थे। मतलब ऐसा नहीं आपको अलग से कहीं चीनी दिख रही है, अलग से पानी दिख रहा है, ऐसा नहीं है। जबकि अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो वो हिट्रोजीनियस है, बेसिकली आपको दो फेज दिखाई देते हैं। अगर मैं पानी और सॉइल की बात करूं तो आपको सैंड अलग दिखेगा और आपको वाटर अलग दिखेगा, तो वो हिट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है। एंड व्हाट अबाउट कोलोइड्स, कोलोइड्स में देखने में तो लगता है सब कुछ डिसोल्व है, जैसे सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है मिल्क। आपको दिखता तो है मिल्क अच्छे से, लेकिन एक्चुअल में वो कैसा है, हिट्रोजीनियस सिस्टम। हाँ, ब्लड भी आपका कोलोइड का ही एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चे। तो एक्चुअल में ये क्या है, हिट्रोजीनियस सिस्टम है। हमें पढ़ना क्या है, हमें सारी जो भी आप आज बात करनी है वो कोलोइड्स पे बात करनी है, ठीक है जी। चले आगे, थोड़ा सा फील आया, चलो। यस मैम। ओके, तो ये वही है जो मैंने ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बताया, बिल्कुल छोटे छोटे। या पेपर में जो आएगा मैं आप लोगों को बताते चलूंगी। इसका यहाँ पे साइज दे रखा है 1 नैनोमीटर से कम होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर में कितना होता है, एक मिनट रुको, कोई बात नहीं तस्लीमा, कोई बात नहीं। अरे जूबिया पहले मत बोलो यार, पढ़ लो आराम से। सब पे आऊंगी, जेली पे भी आऊंगी, तुम्हें जेली भी खिलाऊंगी, तुम्हें केक की क्रीम भी खिलाऊंगी, टेंशन रुक जाओ, है ना। चलो, ट्रू सॉल्यूशन में वही है, टाइनी सिंगल मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं, होमोजेनियस सिस्टम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर इसका साइज होता है। 1 नैनोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। इसको हम नहीं देख सकते इवन विद माइक्रोस्कोप से भी, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। ट्रू सॉल्यूशन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है। एग्जाम्पल आपका NaCl, नमक, शुगर, यूरिया फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन इन वाटर। कोई इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे भी प्रॉब्लम आए बता देना मैम, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है, प्लीज इसको दोबारा से समझाओ, ठीक है जी। अच्छा, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स है 33, 32, जितने भी स्टूडेंट्स है, लीव नहीं करेंगे, पूरा देख के जाएंगे। उसके बाद है सस्पेंशन। मैम सस्पेंशन लार्जर पार्टिकल है, हिट्रोजीनियस सिस्टम है और इनका ग्रेटर देन 10⁻⁻6 मीटर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। पार्टिकल्स आर आइदर विजिबल टू नेक्ड आई और कैन बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। सस्पेंशन इजिली पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन्स, स्टायर्ड मडी वाटर। स्टायर्ड का मतलब पता है ना आप लोगों को, एक स्टरिंग रोड भी आती है, उसको ही बोला हुआ है। चलो ओके, ठीक है। लक्ष्य आ गया क्या, लक्ष्य, लक्ष्य नहीं आया क्या, लक्ष्य, लक्ष्य नहीं आया, आया हुआ है, बोलता ही नहीं है कुछ। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ जो हमारे लिए काम का है, ठीक है। मैम क्या क्या काम का है, देखो कोलोइड्स क्या है, हेट्रोजीनियस सिस्टम है, बता दिया। इसका जो साइज है ये थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ, इसको ठीक कर लेना, 10⁻⁻9 से 10⁻⁻6 मीटर, राइट। पार्टिकल्स आर नॉट लार्ज, मतलब इतने बड़े नहीं है कि हम उसको अपनी आई से देख सके, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम उसको देख सकते हैं। कोलोइडल सोल्यूशन कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एन एनिमल मेम्ब्रेन। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको डायलिसिस करवाऊंगी ना वहां पे इसका एनिमल मेम्ब्रेन का रोल प्ले होगा, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन हैव एन इनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास एज ए रिजल्ट ऑफ देयर स्मॉल साइज, कोई काम का नहीं है। एग्जांपल गम, जेलेटिन, ग्लू इन वाटर, ये सारे कोलोइड्स के एग्जांपल है।
कोई दिक्कत लगी अभी तक यहाँ पे तो बता सकते हो। नो मैम। कोई नहीं लगी है सबको, जितने भी स्टूडेंट्स हैं? यस मैम। यस मैम, लगी है? ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ से तुम्हारा बनेगा एक 4 नंबर का क्वेश्चन, मतलब बेसिकली अब जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ ना, वहां से तुम्हारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो अभी तक पढ़ाया वो जस्ट एक फील देने के लिए था कि भाई कोलॉइड्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चन अभी यहाँ से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें डिस्कस क्या करना है बच्चे, कोलॉइड्स हमने देख लिया, क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स मतलब होती हैं वो हमने देख लिया। अभी हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के हम चीजें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। मैम ये क्या चीज है? जैसे आप पढ़ते हो ना सोल्यूट और सॉल्वेंट, वैसी कोलॉइड्स में हम देखते हैं डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। तो पहले हम इनकी के बेसिस पे इनको क्लासिफाई करेंगे। फिजिकल स्टेट मतलब आपको पता है ये सॉलिड, लिक्विड, गैस। दूसरे में हम बात करेंगे जो ये डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम में, इनमें इंटरेक्शन कैसी है, मतलब दोनों में प्यार है या प्यार मोहब्बत है या नफरत है, वो हम देखेंगे, जैसे हमने फिजियोस ऑप्शन और केमिस ऑप्शन में देखा था। ठीक है, फिर लास्ट में हम क्या देखेंगे, लास्ट में हम देखेंगे बेस्ड ऑन द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल के साइज के बेसिस पे हम देखेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला हमारा है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी की टेबल जो ये मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, आपको रट डालनी है इस टेबल को, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। कैसे, देखो। अच्छा ये मुझे ये बताओ, ज्यादा अमाउंट में कौन होगा, डिस्पर्स्ड फेज होगा या डिस्पर्स्ड मीडियम होगा? डिस्पर्स्ड मीडियम। तो अब यहाँ से देखो, देखो रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ समझ के करेंगे, मतलब समझ समझ के इन द सेंस कि कैसे याद रखेंगे अगर पेपर में आ गया, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेना, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, बेसिकली ये लिख लेना। तो सॉलिड के साथ पहले हम सॉलिड का देखेंगे कि क्या सिस्टम है। डिस्पर्स फेज अगर आप सॉलिड ले रहे हो तो इसके सॉलिड के साथ सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो हम जब इनको मिलाएंगे आपस में तो किस टाइप का कोलॉइड बनेगा और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें दिखना है। तो ध्यान से देखो, जब सॉलिड को आप सॉलिड में मिलाओगे तो क्या बनेगा, सॉलिड सोल बनेगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, कलर्ड ग्लासेस, जैम स्टोन्स, देखे ना जैम स्टोन, वो पत्थर, कलरफुल पत्थर है ना। यस मैम। जब आप सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे, यानी कि लिक्विड, ध्यान से देखना, लिक्विड बहुत सारा, आप उसमें सॉलिड मिला रहे हो, तो यहाँ पे लिक्विड सोल ना बन के सिर्फ सोल लिखा गया है। तो ऐसे कौन कौन से एग्जांपल, आपके जो पेंट्स हैं, आपके जो सेल फ्लूइड्स हैं, वो सारे के सारे सोल, सोल मतलब जो कोलॉइड है, टाइप ऑफ कोलॉइड, वो सोल है, मतलब सॉलिड इन लिक्विड, राइट। अगर आप सॉलिड इन गैस लेते हैं तो क्या हो जाता है, एरोसोल बन जाता है, जैसे स्मोक हो गया आपका, डस्ट हो गया। समझ में आया? जल्दी से इसको एक बार रिवाइज करो, जल्दी से 10 सेकंड के अंदर। सॉलिड को सॉलिड, सॉलिड सोल, सॉलिड से लिक्विड सोल, सॉलिड से गैस एरोसोल। हो गया? जल्दी बताओ। यस मैम। ये आई थिंक आपकी 9th 10th में भी टेबल थी, लेकिन ये यहाँ पे भी आती है और पूछी भी जाती है। फिर हम बात करते हैं लिक्विड। लिक्विड के साथ भी किस किस का कॉम्बिनेशन बनेगा, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का। लिक्विड के साथ सॉलिड का बनाओगे तो जेल बन जाएगी, जो अभी बात कर रही थी जूबिया। जूबिया जेली भी खाओ, पनीर भी खाओ, चीज एंड जेलीज इसके एग्जाम्पल भी ध्यान रखने हैं। लिक्विड को लिक्विड में ये सबका फेवरेट होता है इमल्शन, जैसे मिल्क हो गया, हेयर क्रीम हो गई, बटर हो गई, वो आपका इमल्शन का एग्जाम्पल है, बेसिकली इमल्शन है कोलॉइड। ठीक है, लिक्विड को गैस में तो एरोसोल, फोग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड हो गया, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज हो गए, ये होगा। फिर से करते हैं, लिक्विड को सॉलिड में जेल बना, लिक्विड लिक्विड एमल्शन, लिक्विड गैस एरोसोल, सॉलिड गैस भी एरोसोल था। ठीक है, अब बात आते हैं हम गैस पे। तो गैस के साथ भी किसका कॉम्बिनेशन होगा, सॉलिड का और लिक्विड का। लेकिन गैस का गैस के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों? क्योंकि गैस को गैस में मिलाओगे तो वो कैसा मिक्सचर बना लेगा, होमोजीनियस मिक्सचर। आवाज आ रही है मेरी? गए? यस मैम। ओके, बोर होने की जरूरत नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, तो गैस को सॉलिड में बनाओगे, मतलब सॉलिड बेसिकली ज्यादा है तो सॉलिड सोल बनेगा। जैसे आपका ये प्यूमिस स्टोन नाम है स्टोन का, फोम रबर। अगर गैस को लिक्विड में डालोगे तो फोम झाग, आपकी फ्रोथ झाग होती है। व्हिप्ड क्रीम तो सबने सुना होगा ना,
केक वेक बनाया होगा अगर किसी ने, है ना, हम लाते हैं, विपिंग क्रीम बोलते हैं उसको, और उसको विस्कर से ऐसे ऐसे करते हैं तो वो विप्ड क्रीम बोला जाता है उसको। सोप लेदर, ठीक है, झाग। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो मैं आप लोगों को ना 20 सेकेंड्स दे रही हूँ, जल्दी से इस टेबल को रिवाइज करो। 10 सेकेंड है तुम्हारे, 20 सेकेंड्स है, जल्दी से रिवाइज करो विद एग्जाम्पल, देन मैं आगे चलती हूँ। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, मैं यहाँ पे नंबर भी दे दूं तो सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेस्ड ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम, कि किस टाइप का आपका डिस्पर्स फेस होना चाहिए और डिस्पर्स मीडियम कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो अलग अलग आपको मिल रहे हैं और इसके करस्पॉन्डिंग आपको टाइप ऑफ कोलोइड पता होने चाहिए और इसके एग्जाम्पल्स भी आपके दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं वो आपको PYQs देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, बोलो। ओके मैम। ठीक है, एक बार जल्दी चैट बॉक्स में मुझे थम्स अप दे दो। थम्स अप गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। कोई बात नहीं ताइबा, जो मिस हुआ है रिकॉर्डिंग अपलोड करवा दूंगी, टेंशन मत लो। ग्रेट, ओके, आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? टेंशन मत लेना, सारी चीजें समझ में आएगी, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाऊंगी, ठीक है, और जाना भी नहीं है हमें, 4 नंबर के लिए हमें बाहर भी नहीं जाना है एनसीईआरटी को, लेकिन बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना है। तुम जब PYQs एनालाइज करोगे ना तो देखोगे किसी ना किसी लाइन से उठा उठा के क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ आपको क्वेश्चंस भी बताती जाऊंगी। जैसे एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो आपको दे देंगे कि स्मोक दे दिया, तो बताओ कैसे टाइप का वो सोल है, अलग अलग होंगे, सॉलिड सोल है, इमल्शन एरोसोल है, क्या है। जो हेयर क्रीम है बताओ वो किस टाइप का कोलॉइड है, फोग किस टाइप का कोलॉइड है, और इसमें डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स मीडियम क्या यूज हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट। अभी हम देखेंगे सेकंड जो हमारा आता है, वो आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, कि दोनों में कैसा इंटरेक्शन कैसा है, दोनों में नफरत है या प्यार है, किसमें? डिस्पर्स्ड फेज में और डिस्पर्स मीडियम में। किसके बीच में? डिस्पर्स फेज में और डिस्पर्स मीडियम में। तो हमने क्या किया, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। सुने सुने नाम लग रहे हैं ना, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक सुना होगा तुम लोगों ने। Yes, ma'am. लेकिन हमने इन केस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम क्या नाम रख दिए इनके? लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। मतलब वही है, लायोफिलिक मतलब सोलवेंट अट्रैक्टिंग। सोलवेंट कौन है यहाँ पे? डिस्पर्स मीडियम में ही होगा कोई सोलवेंट, ओके। फोबिक का मतलब डर, फियर, सोलवेंट रिपेल करेगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि बेसिकली किस जो देखो लायोफिलिक मतलब तो तुम लोग समझ गए हो कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में अच्छा खासा प्यार होगा, बट इन केस ऑफ लायोफोबिक दोनों में क्या हो गया? प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लायोफिलिक कोलॉइड्स। एक और 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है, तो आ जाओ चलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? कैन बी इजिली फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। प्यार है, प्यार है, ध्यान से सुनो। हाँ, लिक्विड लविंग कुछ भी बोल सकती हो तुम। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले दोनों में प्यार है, तो दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो बड़ी जल्दी से बन जाएंगे। मतलब अगर आप डिस्पर्स फेज को किसी सुटेबल, या मैं बोलूं किसी सॉल्वेंट में डालोगे, यानी कि डिस्पर्स मीडियम में डालूंगी, तो इजिली बन जाएंगे। ठीक है, और ये क्या होते हैं? रिवर्सिबल सोल्स होते हैं। पहले मैं बोल रही हूँ, आप लोग देखते भी जाओ। रिवर्सिबल सोल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? अगर आपका मन किया, अगर आपका मन किया कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को थोड़ी देर के लिए अलग कर दूं, लेकिन उनमें इतना वो बोलते हैं ना, इतना अट्रैक्शन है, इतना प्यार है कि वो वापस फिर से मिल जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये कैसे सोल्स हैं? रिवर्सिबल सोल है। अगर आपने इन दोनों को सेपरेट किया बाय मीन्स ऑफ एवापोरेशन, हीट दे दो, तो वापस से वो क्या हो जाएंगे? उनको वापस से मिक्स करोगे तो वापस से वो क्या बना लेंगे? सोल बना लेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो कोल्ड रिवर्सिबल सोल। ठीक है, अब क्योंकि प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है तो स्टेबल होंगे, और अगर स्टेबल हैं तो इजिली कोएगुलेटेड नहीं होंगे। कोएगुलेटेड का मतलब ये है कि प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। समझ रहे हो ना? प्रेसिपिटेट, स्टेबल है तो प्रेसिपिटेट कहां से बनेंगे? प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो वो तो स्टेबल ही नहीं होंगे। समझे? जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? गम हो गया, गेलेटिन हो गया, जेलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, रबर हो गया।
इनको आप विद अ सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम में क्या कर सकते हो, मिला सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे टाइप के सोल होंगे, सॉरी किस टाइप के कोलोइड्स होंगे, ये लायोफिलिक कोलोइड्स होंगे। समझ में आया जितने मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं? Yes, ma'am. ग्रेट, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैम लायोफोबिक कहाँ रह गया? लायोफोबिक भी इसके पीछे पीछे है। देखो बिल्कुल जो तुमने लायोफिलिक में सोचा है ना, मतलब जो लायोफिलिक में पढ़ा उसका बिल्कुल अपोजिट होगा लायोफोबिक। पहले क्या है, लायोफिलिक में मैंने बोला प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है, इजिली मिक्स कर दोगे, मिक्सिंग हो जाएगी। लेकिन लायोफोबिक में क्या है, इजिली मिक्स। आप अगर सोचो कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को आप मिक्स कर दोगे और वो बन जाएंगे, तो भैया नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। ठीक है, अच्छा तो इनको क्या किया जाता है, अब नहीं बनेंगे लेकिन हमें तो बनाने हैं लायोफोबिक कोलोइड्स, तो हम कैसे बनाएंगे? तो कुछ स्पेशल मेथड्स के थ्रू ही हम इसको बना सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा क्योंकि ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, इजिली फॉर्म नहीं होते हैं, तो मतलब ये स्टेबल भी नहीं होंगे। स्टेबल नहीं होंगे तो इट मींस ये क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट बना लेंगे। अगर आप ऊपर से कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे, इलेक्ट्रोलाइट का तो पता है ना, मतलब प्लस माइनस चार्ज होता है उनपे, तो वो क्या कर लेंगे, प्रेसिपिटेट कर लेंगे। इस पे मैं डिटेल में आगे भी चलूंगी जब हम कोएगुलेशन पे बहुत बड़ा 15 मिनट का लेक्चर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये स्टेबल नहीं है तो इनको जरूरत होती है स्टेबलाइजिंग एजेंट्स की। ठीक है, और लास्ट चीज क्या है, ये इरिवर्सिबल सोल होते हैं। अगर एक बार आपने डिस्पर्जन मीडियम को कर दिया डिस्पर्स फेज से अलग, फिर तो भैया वैसे उनमें मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, तो दोबारा से वो क्या करेंगे, मिक्सिंग होने पर सोल नहीं देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है इसके, मेटल और उनके सल्फाइड्स। तो ये तो था तुम्हारा लायोफिलिक लायोफोबिक। हमने अभी क्या क्या चीजें पढ़ी हैं जहां से क्वेश्चन आता है, एक तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ फिजिकल स्टेट, दूसरा हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। मतलब कहने का मतलब है जो ये मैंने बोला ना, इजिली कोएगुलेटेड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसके बारे में मैं मतलब आगे भी डिस्कस करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा वो रहेगा 10-12 मिनट का मेरा क्या बोलते हैं लेक्चर। ठीक है जी, 34 स्टूडेंट्स हैं, किसी को कोई डाउट? नहीं होगा कोई डाउट, No, ma'am. नहीं होगा, आई नो, ऑर्गेनिक नहीं है ना। Yes, ma'am. चलिए ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डिस्पर्स फेज। ठीक है, कितने पढ़ लिए अभी हमने? 2 ऑलरेडी पढ़ लिए। देखो चीजों को ना थोड़ा देखते रहो कि हम कैसे कैसे सीक्वेंस में चल रहे हैं, है ना। आप बीच बीच में से कोई चीज उठा के पढ़ोगे ना तो पक्का कोलोइड्स में कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या करना है, हमें सीक्वेंस में चलना है। तो थर्ड जो हमारे पास टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फोर्स, कि किस टाइप के बेसिकली पार्टिकल हैं डिस्पर्स फेज के। ठीक है, तो इसमें एक आपका आता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स एंड एसोसिएटेड कोलोइड्स। मैम इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये है मिसल्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आता है, बट क्योंकि ये इसके टाइप हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अभी मेरी बात सुनो ध्यान से। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स क्या होते हैं बच्चा, अगर आप छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला दो तो वो क्या करेंगे, पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है वो पार्टिकल क्या बना ले, एग्रीगेट का मतलब समझते हो ना, झुंड बना लेंगे। और जब वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे पहले उनका साइज क्या था, जो 2 सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज होता है। लेकिन जैसे आप बहुत सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा करके क्या कर दोगे, उनका एग्रीगेशन कर दोगे, तो जो उनका साइज होगा वो कौन सी रेंज में आ जाएगा, कोलोइडल रेंज में आ जाएगा। कितना होता है, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻5, सॉरी 10⁻⁻9 से 10⁻⁻6 मीटर के बीच में। तो ऐसे कोलोइड्स को बोला जाता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स। ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स क्या होते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स को किसी के साथ हमें बहुत सारे एटम्स को या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, ये अपने आप में ही जो इनका साइज होता है वो कोलाइडल रेंज में होता है। एग्जाम्पल पॉलीमर्स हो गया, आपके प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, जो हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था, सेलुलोज हो गया, ये सारे जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं ये क्या होते हैं, कोलाइडल रेंज में ही इनका साइज होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बेसिकली ऐसे कोलोइड्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिकुलर क्या बोलते हैं, कोलोइड्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी आपको लोगों को लिखवा भी देती हूँ। उसके बाद एसोसिएटेड कोलोइड्स आता है, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगी। पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लो जो मैंने आप लोगों को समझाई है। देखो
When a large number of atoms or small molecules aggregate together to form a colloidal species, the new species is termed as multimolecular colloid. Example जैसे आपका गोल्ड सोल हो गया, गोल्ड के एटम्स को मिला दो गोल्ड सोल बनाएगा, सल्फर के आप एटम्स को मिला दो जो कि एसिड में एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्या बना लेगा, एसिड का सोल. सोल का साइज क्या होगा, कोलोइडल रेंज में आएगा, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं मल्टीमोलिकुलर कोलोइड्स. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. गौरव हो क्या यहाँ पे? Yes, ma'am. गौरव बोला मैंने. है लेकिन पता नहीं कहाँ है. चलो ऐसे बीच बीच में ना नाम लेती रहूंगी मैं तुम लोगों के. अंचल हो? अंचल? Yes, ma'am. ठीक है चलो ठीक है. तो ये तो था आपका मल्टी मॉलिकुलर कोलोइड्स. मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स क्या है इसमें देखो एक बार. वही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया. व्हेन इन ए सॉल्यूशन द साइज ऑफ मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड इज इन द कोलोइडल रेंज. इसको आप द सिस्टम, एक सेकेंड यहाँ पे मैक्रो कर, है ना, इसको चेंज कर लो. ठीक है. दीज कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल एंड रिजेंबल ट्रू सॉल्यूशन इन मेनी रिस्पेक्ट्स. ठीक है. तो स्टेबल होते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रू सॉल्यूशन जैसे दिखते हैं ये. एग्जाम्पल कौन से हो गए, जितने भी आपके देखो बड़े बड़े पॉलीमर्स है, जैसे स्टार्च हो गया, मतलब अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स की, सेलुलोज हो गया, आपके प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए. मैन मेड कौन कौन से हैं, पॉलिथीन हो गया, नाइलॉन हो गया, पॉलीस्टाइरिन. मतलब इनको अपने आप से बहुत सारे एटम्स को मिक्स करने की जरूरत नहीं है. इनके अपने आप में ही जो इनकी रेंज है वो कोलाइडल रेंज है. बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके जी, बहुत बढ़िया. अच्छा, इसके बाद ये वाला है हमारे इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा हम इस पे टाइम देंगे, है ना, इसको थोड़ा सा निपटाएंगे नहीं फटाफट डेफिनेशन देख के. वैसे आप लोगों ने मिसल्स की फॉर्मेशन आई थिंक पढ़ा भी होगा. क्लींजिंग Yes, एक्शन ऑफ सोप पढ़ा था क्या 10th क्लास में? Yes, ma'am. हाँ, तो बेसिकली मैं उसी पे ही आप लोगों को लेके जा रही हूँ. ठीक है. तो एसोसिएटेड कोलोइड्स को ही मिसल्स बोला जाता है. अब मेरी सुनो बात ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है. ठीक है. सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अगर मैं कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं बच्चे कि लो कंसंट्रेशन पे वो बिहेव करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह. कैसे? जैसे देखो, जैसे मान लो मान लो इसमें ये सब्सटेंस है हमारे पास, अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है, मान लो सोप इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है, अगर उसकी कंसंट्रेशन कम है तो वो कैसे है, बहुत कम कंसंट्रेशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा. अलग अलग है बेचारे, कंसंट्रेशन अलग अलग है, मतलब डाइल्यूशन ज्यादा है, दूर दूर होंगे उसके आयंस वगैरह. हाँ या ना? यही मतलब हमने सीखा था ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि अगर कंसंट्रेशन कम है मतलब डाइल्यूशन ज्यादा है, दूर दूर होंगे उसके आयंस. तो ये दूर दूर आप लोगों को दिखाया हुआ है. ठीक है. लेकिन अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो कंसंट्रेशन में क्या होंगे, जो आयंस दूर दूर थे अब पास पास आएंगे, पास पास आएंगे. तो हायर कंसंट्रेशन पे क्या होंगे, वो जुड़ जाएंगे, मतलब एग्रीगेट हो जाएंगे. और क्या करेंगे, एग्रीगेट होने की वजह से वो क्या बना लेंगे, माइसेल्स. जो पहले दूर दूर थे अब वो पास आके उन्होंने क्या बना लिया है, माइसेल. माइसेल बोल दो या मिसल बोल दो, इसको मिसल बना लिया है, जो कि किस रेंज का होता है आपका, कोलोइडल रेंज का होता है. बेसिकली एक नाम दे दिया कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन पे जब वो जो अलग अलग थे वो अब झुंड बना लेंगे, जब उनका एग्रीगेशन हो जाएगा तो उनको ही इन्होंने क्या बोला हुआ है, मिसल बोला हुआ है. तो ये होता है आपका एसोसिएटेड कोलोइड्स. तो लो कंसंट्रेशन पे ये एसोसिएटेड नहीं होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, अभी मैं उसका नाम भी लूंगी अभी, उस कंसंट्रेशन का, हायर कंसंट्रेशन पे वो क्या होंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे और अपना कोलोइडल बिहेवियर दिखाएंगे. क्या यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. अभी मैं आप लोगों को बता रही. हाँ सुनाया, बोलो बेटा. मैम मुझे नहीं आया समझ वो आपने अभी जो मिसल्स के बारे में बताया. देखो यहाँ पे देखो, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सनाया पढ़ा था, अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लेती हूँ, सपोज मैं NaCl की बात करती हूँ, है ना, NaCl की बात करती हूँ, तो मान लो अगर इसका कंसंट्रेशन कम है, मतलब डाइल्यूशन ज्यादा है, तो Na के प्लस के मतलब Na प्लस अलग अलग घूमेंगे, Cl नेगेटिव, मतलब बेसिकली दूर दूर होंगे आयंस. अगर मैं तुम्हें जस्ट एक समझाऊं, आइडिया दूं, दूर दूर होंगे. लेकिन जैसे आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो डाइल्यूशन कम हो रहा है ना, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो पास पास आएंगे ना आपके आयंस.
पास पास आएंगे, और पास पास आने के बाद जब वो एग्रीगेट हो जाएंगे तो वो उन्होंने इसका नाम दे दिया कि वो मिसल्स बना लेंगे। अभी ये मिसल्स बनने की कंडीशन क्या होती है, क्या इसका काम होता है, कहाँ कहाँ हम इसको पढ़ते हैं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो जस्ट मैंने तुम्हें ये बताया कि एसोसिएटेड कोलॉइड्स होते क्या हैं। ठीक है सुनाया? यस मैम। देखो अभी समझते हैं कंडीशन फॉर मिसल्स फॉर्मेशन। मतलब ऐसे नहीं है कि अपने मर्जी के भाई लिए कंसंट्रेशन बढ़ाई और बन गया मिसल, नहीं। कंडीशंस होती हैं जिस पर आपकी मिसल्स फॉर्मेशन होती हैं। पहला टेम्परेचर, इसको क्या बोला जाता है, कौन सा टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर बोला जाता है, जिसको आप टीके से डिनोट करते हो। ध्यान से सुन लो, यहां से क्वेश्चन बन रहा है 4 नंबर का। क्राफ्ट टेम्परेचर कि कौन सी क्या कंडीशन होती है मिसल फॉर्मेशन की, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, द टेम्परेचर अबाउ विच, मतलब जितना उस द टेम्परेचर अबाउ विच मिसल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है कि इसके ऊपर क्या होगा, मिसल्स की फॉर्मेशन होगी। ऐसा नहीं कि अगर टेम्परेचर आप कम करो मिसल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, नहीं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसका नाम इन्होंने क्या दिया है, क्राफ्ट टेम्परेचर, द टेम्परेचर जिसके ऊपर अबाउ विच मिसल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। पहली कंडीशन ये है। एंड व्हाट अबाउट कंसंट्रेशन, मैंने बोला था लो कंसंट्रेशन पे वो मिसल की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, हाई कंसंट्रेशन पे करेंगे, और इसका नाम क्या दिया उन्होंने, CMC, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन अबाउ विच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और मिसल कौन, जो ये आपका सोप होता है ना, सोप जो साबुन, आप पता ही होगा, मतलब मैं कुछ और बोल रही थी। फॉर सोप जो CMC की वैल्यू होती है वो इसके बीच में होती है। अभी मैं आपको सिखाऊंगी वैसे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप बेसिकली क्या कैसे करना है। ठीक है, मैम CMC क्या होता है? डेली लाइफ में हम जब वो क्या बोलते हैं, वॉश करते हैं ना अपने कपड़े, अपने अगर डर्टी ग्रीस या आपको मतलब मान लो कपड़े में ऑयल है, आपको उसको हटाना है, तो वो क्या करते हैं, मिसल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप बोलते हैं। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये कंफर्म करो, क्या ये क्राफ्ट टेम्परेचर और जो CMC है, जो कंडीशन है बेसिकली मिसल फॉर्मेशन के लिए, क्या आप लोगों को ये समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. ओके, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, इसके बाद मैं बताऊंगी मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन, बनता कैसे। अभी हमने ये तो सीख लिया कि एग्रीगेट हो जाएगा, लेकिन जो ये बना हुआ है ना, इधर देखो, ये जो बना हुआ है मैम, ये कैसे बना, तो वो मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगी। ठीक है, तो अब सुनते जाना, सीखते जाना। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अभी मिसल फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे मैं बेसिकली ले रही हूँ सोप, सोप का एग्जाम्पल ले रही हूँ। सोप ले लो, डिटर्जेंट ले लो, ठीक है। सोप का किसी का नाम पता है बेसिकली क्या बोलते हैं? सोडियम, आपने आई थिंक बायो में पढ़ा होगा। सोडियम एंड RCOO minus Na. हाँ, सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, सुना है? Fatty acid. Yes, ma'am. सुना ही होगा। यस मैम। कहाँ थे गौरव? मैम यही था, वो नहीं। नेटवर्क इशू था मैम, नेटवर्क इशू था मैम। अच्छा अच्छा आपकी आवाज तो आई थी, लेकिन मैं बताने वाला था, फिर आप पढ़ा रहे थे, इसलिए मैंने नहीं अच्छा। बोला। तो अगर मान लो मैं ये ले लूं, इसका नाम क्या है, आप बोल सकते हो सोडियम स्टीरेट बोल सकते हो इसको। सिंपल, बस समझने की कोशिश करो कि बता क्या रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट दो मुझे। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, सोप क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया सोडियम सिट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रही हूँ। एक तो पहली बात है, इसका ये ध्यान रखना, ठीक है, जो ये मैंने आप लोगों के आगे ये फॉर्मूला लिखा है, इसको ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछा हुआ एक बार। तो देखो मैं इसको बना रही हूँ, जो ये एल्काइल पार्ट है ना पूरा C17H35, तो मैं पूरा 17 कार्बन नहीं बना रही, जस्ट आपको समझा रही हूँ इस तरह से। देखो इधर, देख पा रहे हो इसको? Yes, ये ma'am. 17 कार्बन नहीं होंगे, बट कोई बात नहीं, मेरे को आपको समझाना है। तो ये सारे वाला क्या है बच्चे, एल्काइल पार्ट है। क्या मैं इसको हाइड्रोकार्बन पार्ट बोल सकती हूँ? यस मैम। Yes, ma'am. हाइड्रोफोबिक पार्ट बोल दो इसको। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, सोप को आप जब पानी में डालोगे, क्योंकि आपको दिख रहा है सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ
हायर फैटी एसिड है तो CO नेगेटिव और Na प्लस में डिसोसिएट होगा। तो जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, पोलर पार्ट है, पोलर वाला पार्ट है, या मैं इसको बोलूं हाइड्रोफिलिक पार्ट। यस मैम। हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये, ठीक है। और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर है, मतलब ये क्या होगा, वाटर रिपेलिंग होगा, और जो आपका हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, वाटर लविंग होगा, ठीक है। तो इधर Yes, देखो कैसे होती है माइसिल की फॉर्मेशन, ध्यान से सुनना, फिर सारा लिखा भी हुआ है मैंने, देखो बहुत ध्यान से सुनना। ये मान लो आपने बीकर लिया है सपोज, ठीक है, या आप बकेट समझ लो, थोड़ा सा डेली लाइफ से उसको रिलेट करते हुए चलते हैं। ये आपका वाटर है, पानी है ये आपका, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप जो आपका सोप है, जब भी आप सोप को यूज करते हो आप उसको पानी के साथ मिलाते हो ना, ऐसे ही करते हो ना। तो जैसे ही Yes, आप ma'am. मिलाओगे तो सोप क्या है, इससे बना है, हाइड्रोफोबिक पार्ट से बना है और हाइड्रोफिलिक पार्ट से बना है। तो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो ये पानी है, जो ये पानी है, इसके साथ कौन सा वाला पार्ट इंटरेक्ट करेगा मैम, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट वाला। यानी कि अगर मैं ये CONO को इस तरह से दिखाऊं, ये सर्कल सर्कल क्या है, ये गोले गोले क्या है, आपका पोलर पार्ट है। तो वो तो क्या करेगा, क्योंकि उसको पानी से प्यार है तो वो पानी के साथ इंटेक्ट रहेगा। और जो ये मैंने हाइड्रोफोबिक पार्ट बनाया, जिसको आप टेल पार्ट भी बोल सकते हो, टेल, और ये आपका हेड, तो जो वो टेल वाला पार्ट है वो बाहर रह जाएगा, क्योंकि वो क्या है, वाटर रिपेलिंग है। हाँ या ना, हाँ बोलो। मैम। ये कब बात कर रही हूँ मैं, एट लो कंसंट्रेशन। ये मैं कब बात कर रही हूँ, एट लो, ये सारी चीजें आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, जस्ट एक तरह से रिकॉल करवा रही हूँ, ठीक है। लो कंसंट्रेशन पे ऐसा है। लेकिन मैम जब आप कंसंट्रेशन ज्यादा कर दोगे, कितनी कंसंट्रेशन, वो जो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन थी, मतलब उस कंसंट्रेशन के ऊपर अभी क्या बनने शुरू हो जाएंगे, मिसल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो देखो जब आप कंसंट्रेशन ज्यादा कर दोगे तो जो ये आपका जो टेल वाला पार्ट है, जो बेसिकली क्या करेगा, पानी में क्या करेगा, अब उसको खींचना शुरू करेगा। क्यों, अब कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो जो ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वो भी पानी के अंदर आएंगे। तो जब वो पानी के अंदर आने के बाद जब वो झुंड बना लेते हैं, जब वो एग्रीगेट हो जाते हैं, तो किस टाइप की माइसेल फॉर्मेशन कर लेते हैं, इधर देखो इस तरह से कर लेते हैं, देखो ध्यान से। देख पा रहे हो, जो ये टेल वाला पोर्शन है वो अंदर की तरफ आ जाता है, सेंटर की तरफ आ जाता है, और जो कोरोना की तरह लग रहा है, और जो ये हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है, जो पानी से प्यार है, वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो हाई कंसंट्रेशन पे इस तरह से मिसल्स बनते हैं। अब मैम आप एक चीज बोल रहे थे, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, वो क्या चीज है, तो वो मैं आपको समझाऊंगी कि मिसल की फॉर्मेशन होने से आपके जो गंदे कपड़े हैं वो कैसे साफ हो जाते हैं। पहले बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नो मैम। No, नहीं ma'am. होगा, चलो एक सेकंड को, ये क्या होगा, हाँ। तो ये देखो, ये वही है जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। इसको मैं दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट बताया हुआ है। ये देखो, ये मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुकी हूँ, देख रहे हो। जो ए वाला तुम्हें डायग्राम दिखाई दे रहा है वो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ स्टीरेटाइन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सोप। बोलो, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, जो बी वाला है, ये जो बी वाला दिखाई दे रहा है वो कब है, जब कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अरेंजमेंट ऑफ स्टीरेट इनसाइड द बल्क ऑफ वाटर, आयनिक मिसल्स बना लिए हैं एट क्रिटिकल, एक मिनट रुको जाओ, ये ना उसमें बुक का आ गया थोड़ा सा, ठीक है, तो ये भी हटा दो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, आयनिक मिसल एट क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन ऑफ सोप, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। दोबारा से एक्सप्लेन करने की नीड है तो बता दो, मैं कर दूंगी, No, ma'am. No, ma'am. ठीक है। बोर तो नहीं हो गए? No, ma'am. No, ma'am. Great. No, ma'am. ठीक है, अभी तक कुछ रटने जैसा ऐसा था नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। चलो देखो, अभी क्या हुआ ना, मैं आपको ये पूरा नहीं पढ़वा रही हूँ, पहले मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपकी मिसल की फॉर्मेशन होगी, मैं उसकी बात कर रही हूँ, हाई कंसंट्रेशन पे, जिसको आप क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन बोल रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ ना, ऑयल ड्रॉपलेट ले रही हूँ जो आपके कपड़े में है, ध्यान से सुनना, ऑयल ड्रॉपलेट ले रही हूँ, जो आप मैंने यहाँ पे येलो से दिखाई, ये ऑयल ड्रॉपलेट है आपकी, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक है। चलो जी,
अभी क्या होगा, जो मिसल की फॉर्मेशन हुई है वो कैसे हुई है, देखो इधर ऐसे हुई है। तो जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसके पास कौन आएगा, क्योंकि जो आपकी ऑयल ड्रॉपलेट हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोफोबिक है, तो उसके पास कौन सा वाला पार्ट होगा, टेल वाला पार्ट होगा। तो वही तो है, देख पा रहे हो सारे? हाँ मैम। Yes, ma'am. ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बना लिया। अब क्या हुआ, इस ऑयल ड्रॉपलेट को घेर लिया है, ऑयल ड्रॉपलेट को घेर लिया है। अब क्या हुआ, ये वाला पार्ट है ये तो पानी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और जो आपका जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो उसके साथ अट्रैक्ट करेगा, जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट था। अब जब आप ब्रश रगड़ते हो उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर करते हो ना, अगर कपड़े पे गंदगी लग गई या ऑयल ड्रॉपलेट करते हो तो वो एकदम से निकल के चला जाता है। क्यों? क्योंकि अब इसने इसको घेर लिया है, वो पूरा मिसल की फॉर्मेशन होगी। जैसे ही आप उसको रगड़ोगे, जैसे ही आप वो मारोगे, ये पूरा का पूरा चलता बनेगा उठा के। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इससे क्या होगा, आपके जो कपड़े गंदे हैं जिसमें ऑयल आ गया था वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो जो मैंने ये बोला है लैंग्वेज में, एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी इसको क्या लिखती है। ठीक है, इधर देखो जल्दी से। हाँ, गंदगी साफ। इधर देखो बच्चे, इट हैज बीन मेंशन अर्लियर दैट अ मिसल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक hydrocarbon like central core. The cleansing action of soap is due to the fact the soap molecule form micelle around the oil droplet in such a way that hydrophobic part of the stereotyne is in the oil droplet and the hydrophilic part project out of the grease droplet like bristles. बोलो इसमें समझ में आया कि नहीं आया? आ गया मैम। आ गया मैम। फिर बोल रहे हैं since the polar, एक मिनट रुको, हाँ, since the polar group can interact with water, the oil droplets surround by stereotynes is now pulled in water and removed from the dirty surface. The soap helps in emulsification and washing away oil and fats. The negatively charged sheet around the globules prevent them from coming together and forming aggregate. ब्रिसल्स वो जो आपका वो क्या बोलते हैं, ब्रश नहीं होता, वो जो उस पे होते हैं उसको ब्रिसल्स बोला हुआ है। जस्ट एग्जाम्पल, कोरिलेट कर रहे हैं उससे, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपका काम क्या है, सिर्फ यहाँ तक काम है और कुछ काम नहीं है। ये इसने शीट बना ली, प्रोटेक्ट कर लिया, ये सिर्फ उसके बारे में बोल रहा है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्या मैम ये पेपर में आएगा? नहीं, क्योंकि ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, पेपर में नहीं आता। लेकिन हाँ, मिसल्स की कंडीशन क्या होती है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कौन कौन सी होती है, कौन बताएगा मुझे? कंसंट्रेशन वाला और क्राफ्ट टेम्परेचर। सांस ना आया? वो गलती से हो गया था क्लिक। अच्छा ठीक है, एक तो क्राफ्ट टेम्परेचर की क्या होना चाहिए एंड सीएमसी। सुनाया, अब क्लियर हुई चीजें थोड़ी थोड़ी? यस मैम। चलो ओके, क्या पढ़ा हमने अभी तक? हमने ना मिसल्स की फॉर्मेशन देखी और मैकेनिज्म देखा। हम पढ़ क्या रहे थे वो मत भूल जाना। हम बेसिकली पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल। तो हमने बेसिकली हमारे जो तीनों टाइप्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अभी क्या पढ़ेंगे हम? नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स को बनाते कैसे हैं, कोलॉइड्स को बनाते कैसे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आप लोगों को ना 9:45 पे छोड़ दूंगी, जितना भी होगा बाकी सैटरडे को देख लेंगे। तो देखो, कोलॉइड्स को बनाने के लिए ना अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बात करेंगे केमिकल मेथड्स की, कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम कैसे जो है कोलॉइड्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल मेथड्स की। उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? डबल डिकम्पोजिशन के थ्रू हम बना सकते हैं, ऑक्सीडेशन करवा के बना सकते हैं, रिडक्शन करवा के बना सकते हैं, हाइड्रोलिसिस करवा के बना सकते हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हमें क्या बनाना है? कोलॉइड्स। ध्यान रखना, हम ये सारा काम क्या कर रहे हैं, जितने भी हम अभी मेथड्स में आप लोगों को बताऊंगी, केमिकल मेथड्स बताऊंगी, याद रखना जो हम बना रहे हैं वो कोलॉइड्स बना रहे हैं। और कोलॉइड्स क्यों बना रहे हैं? ताकि जो हम चीज बना रहे हैं उसका जो साइज हो वो कोलॉइडल रेंज में लाई करे, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो कोलॉइड है। ठीक है, तो जैसे मैं सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आए हुए हैं, इसको हल्के में मत लेना, तुम्हें ले लेगा नहीं तो हल्के में। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? आर्सेनिक का ऑक्साइड ले रहे हैं। आर्सेनिक का ऑक्साइड मैम ये कैसे लिखा आपने? AS2O3। आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का है तो 3 होता है उस पे वैलेंसी, ऑक्सीजन पे 2, तो दोनों को क्रिस क्रॉस मारो, AS2O3 बन जाएगा। बोलो यस। ये सिंपल था। चलो
उसके बाद मैंने किसके साथ रिएक्शन कराई, आर्सेनिक ऑक्साइड की कराई मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, डबल डिकम्पोजिशन या बोल दो डबल डिस्प्लेसमेंट। आर्सेनिक किसके साथ चला जाएगा, सल्फाइड के साथ चला जाएगा और ये H2O के साथ कंबाइन होके पानी बना लेगा। तो जो ये आर्सेनिक सल्फाइड है इसका सोल बन जाएगा। मैम ये सोल समझ में नहीं आया, आर्सेनिक सल्फाइड क्या एक एटम सोल बना, नहीं, बहुत सारे आर्सेनिक ऑक्साइड के जो है मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं, सोल बना रहे हैं। बहुत सारे मिलके क्या बना रहे हैं, एग्रीगेशन हो रहा है। और वो सोल बनाने के बाद देखा गया कि जो उसका साइज है कोलाइडल रेंज में आ रहा है, तभी हमने बोला कि ये क्या है, कोलाइडल है, या आप इसको डायरेक्ट सिंपल ये बोल सकते हो कि ये सोल है। ठीक है, क्लियर हुआ। सेकंड क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, सल्फर डाइऑक्साइड लिया, H2S लिया। तो आप ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। ये देखो इधर, ये वही कर दो, आप एक काम करो, वाटर निकाल दो और ये यहाँ पे क्या है, सल्फर के सोल। अब क्या है, इसमें सल्फर के बहुत सारे एटम मिलके सोल बना रहे हैं। एक सल्फर का एटम नहीं, बहुत सारे मिलके एग्रीगेशन कर रहे हैं, जिनका साइज जो है वो किस में आता है, कोलाइडल रेंज में आता है, इसलिए इसको बोला सल्फर का सोल। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन वाले मेथड से बना सकते हैं। इसमें हम क्या ले रहे हैं, कॉपर का क्लोराइड ले रहे हैं, सॉरी गोल्ड का क्लोराइड ले रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। इसमें क्या हुआ, जो AuCl3 है वो रिड्यूस हो गया Au में, और HCHO क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो चुका है एसिड में, और HCl जो है बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको गोल्ड का सोल मिल जाएगा। पढ़े थे ना हमने अभी एग्जाम्पल, सल्फर का सोल, गोल्ड का सोल, तो वही मैं बता रही हूँ आप लोगों को, धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं फेरिक क्लोराइड की, तो जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब जब आप उसकी पानी के साथ रिएक्शन कराओगे, तो आपको क्या मिलेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिख गए, ये भी आगे भी यूज होंगे। अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगी कि कोलोइड्स पे क्या होता है, चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज सोल भी होते हैं एंड पॉजिटिवली चार्ज भी सोल भी होते हैं, बट हम अभी नहीं जा रहे उस पर, धीरे धीरे करके चलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैम बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो आर्सेनिक सल्फाइड का सोल देख लिया हमने, सल्फर का सोल, गोल्ड का सोल और फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल देख लिया। इतना क्लियर हुआ? यस कोई डाउट कुछ अभी तक दिख रहा है रट्टा मारने जैसा, तो मुझे बताओ। नो मैम। ठीक है, ओके। उसके बाद करेंगे हम सेकंड मेथड है। हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर देख लो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड। सबसे पहले हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया केमिकल मेथड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लिख लो। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रैडिक्स आर्क मेथड। ये ना इस नाम से ही पूछा जाता है एग्जाम में अगर आता है तो। मैम ये क्या है, देखो जो लिखा हुआ है ना इस पे मत जाना, मैं समझा दूं तुम लोगों को। देखो यहाँ पे क्या किया है, बेसिकली जो ये बीकर है, इधर देखो, ये बीकर में सॉल्यूशन है। ठीक है, आपका क्या है, सॉल्यूशन है। बेसिकली ब्रैडिक्स आर्क मेथड में क्या होता है ना, आपके दो प्रोसेस एक तरह से होते हैं, मतलब डिस्पर्जन और कंडेंसेशन एक तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको और उसमें करूँ थोड़ा सिंप्लीफाई, तो ये आपका डिस्पर्जन मीडियम है, मान लो कोई भी सॉल्वेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है ना, दो रोड्स, मतलब बेसिकली क्या किया जाता है, जो ये डिस्पर्जन मीडियम है इसमें क्या डाल दिया जाती है, दो इलेक्ट्रोड्स डाल दी जाती हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रोड्स क्या, प्लस माइनस है ना, प्लस चार्ज होगा माइनस चार्ज होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, मतलब इसमें आप मान लो डिस्पर्जन मीडियम किसका हो सकता है, कोई भी कोलोइडल सोल ले लो, सपोज मैं मेटल ले लेती हूँ। ठीक है, तो जब आप बहुत ज्यादा हीट दोगे, ध्यान से सुनना, जैसे आपने इसको, इसका नाम तभी क्या है, ब्रैडिक्स आर्क मेथड है। जब आप दो इलेक्ट्रोड्स डालोगे इस डिस्पर्जन मीडियम में, सपोज यहाँ पे मेटल है, तो जब वो उसको इतनी हीट मिलेगी तो जो मेटल है वो क्या होने लग जाएगा, वेपोरेशन उसका होने लग जाएगा, जो मेटल है वो वेपोराइज होने लग जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो मैम क्या चाहिए, कोलोइडल सॉल्यूशन, हमें तो कोलाइडल सोल चाहिए, जिसका जो पार्टिकल का साइज है वो कोलाइडल रेंज में लाई करे। तो हमने क्या किया उसके लिए, बीकर में तो ठीक है डिस्पर्जन मीडियम, उसके बाद हमने आइस बात भर के रख दिया, मतलब इस वाले बीकर में बर्फ है, या तो बहुत ठंडा पानी ले लो या बर्फ ले लो। अब उससे क्या होगा, जैसे ही आपका जो मेटल वेपोराइज करके जा रहा है, अब वो क्या होगा, ठंडा होके क्या होने लग जाएगा, कंडेंस होने लग जाएगा, यानी कि पार्टिकल का क्या होने लग जाएगा, एग्रीगेशन। तो जो पार्टिकल का एग्रीगेशन होगा, जो पार्टिकल का साइज होगा, वो किस में आ जाएगा, आप लोगों का कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। तो ये क्या है, ब्रैडिक्स आर्क मेथड है। कुछ भी नहीं था इस मेथड में,
खुद बताओ, कुछ था? उसने क्या किया, डिस्पर्जन मीडियम ने इलेक्ट्रोड डाला, उसको इतना हीट किया कि मेटल वेपोराइज कर दिया, और साथ में आइस बात बर्फ डाल रखी, जिसकी वजह से जो वेपोरेशन हो रहा था और साथ में कंडेंसेशन भी हो रहा है, और कंडेंसेशन से मुझे सोल मिल जाएगा जिसका जो साइज है वो कोलाइडल रेंज में लाई करेगा। बोलो हाँ या ना? Yes. हाँ मैम। मैंने ये Yes, ma'am. में जो लेक्चर दिया है वो ये वर्ड्स में लिखा हुआ है ना? तो पढ़ लो इसको फटाफट से। This process involves dispersion as well condensation. Colloidal soul of metals such as gold, silver, platinum can be prepared by this method. In this method, electrical arc is struck between electrodes of the metal immersed in dispersed medium. The intense heat produced vaporize the metal, which then condense to form particle of colloidal size. बस खत्म। ठीक है, बोलो हाँ के ना? ओके मैम। Yes. Yes, ma'am. ओके उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक क्या पढ़ा हमने? फिर बोल रही हूँ, क्या पढ़ा? केमिकल मेथड, केमिकल रिएक्शन के थ्रू कौन कौन सी डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा? ब्रेडिक्स आर्क मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से पता नहीं भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो है तुम्हारा पेप्टाइजेशन। क्या है? पेप्टाइजेशन। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको मैं पहले बाद में समझाऊंगी, पहले हम अपनी देसी भाषा में समझते हैं कि पेप्टाइजेशन होता क्या है। ठीक है, समझे? इसको मत पढ़ो अभी जो इतना बड़ा लिखा हुआ है। करें स्टार्ट? यस Yes, मैम। ma'am. देखो Yes, ma'am. पेप्टाइजेशन Yes, क्या ma'am. होता है ना, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, प्रेसिपिटेट जो होते हैं, ध्यान से सुनना, जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो कोलाइडल सोल में कन्वर्ट होते हैं। अब कैसे होते हैं थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज बीकर ले लिया, है ना? ठीक है, मान लो प्रेसिपिटेट यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ AgCl के प्रेसिपिटेट है, AgCl के प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट यानी कि समझ लो उनका जो साइज होगा वो सस्पेंशन में जो पार्टिकल के साइज होता है उतना होता है। हमें जाना है कोलाइडल रेंज पे। फिर से बोल रही हूँ, सपोज मैंने प्रेसिपिटेट लिए, AgCl के प्रेसिपिटेट ले रहे हैं, इसका साइज कौन सा होगा जो हमने सस्पेंशन में पढ़ा था, राइट? उतने साइज का है, तो हमें कोलाइडल रेंज में जाना है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेसिपिटेट को तोड़ना पड़ेगा, तभी उसका साइज कम होगा, तभी वो कोलाइडल रेंज में आएगा। पहले तो ये क्लियर करो, हाँ या ना? हाँ मैम। Yes, ma'am. चलो कोई नहीं, नहीं समझ में Yes, आया ma'am. और समझते हैं थोड़ा। तो मैंने क्या किया, ये आपके प्रेसिपिटेट है AgCl के, ऐसे ऐसे कर देती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऊपर से मैंने क्या डाला यहाँ पे? AgNO3 डाला। AgNO3 क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अभी सुनो ध्यान से, ये क्या है? AgCl के प्रेसिपिटेट है। ये मैं ऐसे क्यों दिखा रही हूँ आपको? सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि प्रेसिपिटेट का साइज बड़ा होता है। तो देखो इस तरह के प्रेसिपिटेट हैं, ये बहुत बड़े साइज के हैं, देखो इधर, है ना? देखो, ठीक है। अब मैंने डाला, इस पे मैं नाम भी लिख देती हूँ, ये AgCl के प्रेसिपिटेट है, ठीक है। अब मैंने डाला ऊपर से AgNO3 जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि Ag+ और NO3 नेगेटिव, ठीक है। Yes. बोलो ना, पहले AgCl के प्रेसिपिटेट, अब आपने ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट डाली। अब क्या करेंगे? जो ये चार्ज हैं बेसिकली, जो ध्यान रखना, जो कॉमन आयन होंगे ना वही जाएंगे प्रेसिपिटेट के पास। तो जो AgCl का प्रेसिपिटेट है इस पे कौन से चार्ज आएंगे? Ag कॉमन है। तो अब क्या हुआ, ऊपर से जब आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो जो Ag प्रेसिपिटेट है बहुत सारे, अब उसको क्या कर दिया? ब्रेक करना शुरू कर दिया इनटू स्मॉलर पीसेस। देखो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे, Ag+, 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 Ag+ आ जाएगा। ऐसे ही यस मैम। Ag+, Ag समझ पा रहे होगे, Ag+, Ag+, और जो ये अलग अलग जो ब्रेक हो गए हैं इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स में, जो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो गए हैं, ये कौन सी रेंज में आ गए हैं? कोलाइडल रेंज में आ गए हैं। और मैंने आपको पहले बोला था कि जो कोलॉइडल सोल होते हैं वो चार्ज्ड स्पीसीज होते हैं, उनपे पॉजिटिव चार्ज भी होता है, उनपे नेगेटिव चार्ज भी होता है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे Yes. अगर मान लो मैं एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ, सपोज तुमने अब क्या किया ना, AgNO3 की जगह ऊपर डाल दिया NaCl। क्या NaCl भी इलेक्ट्रोलाइट है? तो अब क्या होगा? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. Ag+ एड्सॉर्ब हो रहा था इन पे, तो अब क्या हो जाएगा? Cl नेगेटिव होगा, क्योंकि अब Cl नेगेटिव कॉमन है।
तो ये आपका नेगेटिवली चार्ज सोल बन गया। बोलो हाँ या ना। हमने क्या किया, जो प्रेसिपिटेट का साइज था ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया, प्रेसिपिटेट नहीं रहा, अब इलेक्ट्रोलाइट आके चिपक जाएंगे उसके ऊपर, प्लस माइनस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो उसको स्मॉलर पीसेस में क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर दिया तो उसका जो साइज है वो कोलाइडल रेंज में आ गया। बोलो हाँ के ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अभी जो भी मैंने Yes, ये ma'am. कहानी सुनाई है, हम इसको समझते हैं कि ये लिखा क्या हुआ है, व्हाइट वाली जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ में। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि पेप्टाइजेशन होता क्या है, सिंपल डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना, कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्स्ड मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान रखना स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालना है, अभी आगे इस पे डिस्कशन करूंगी मैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड, क्योंकि अगर आपने ज्यादा इलेक्ट्रोड डाल दिया, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, उससे तो फिर चार्ज खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन होने की वजह से प्रेसिपिटेट दोबारा बन जाएंगे, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी, अभी मैं आपको लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर दिस पर्पस, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है उसी को यहाँ पे पेप्टाइजिंग एजेंट बोला गया है। क्या होता है इसमें, देखो, this method is applied generally to convert a freshly prepared precipitate into colloidal soul. यहाँ से आओ, during peptidization the precipitate adsorb one of the ions of electrolyte on its surface. This causes the development of positive or negative charge on precipitate, which ultimately break into the smaller particle of the size of colloid. You will learn about the phenomena of development of charge in मतलब further section में under the heading charge on colloidal particle। मतलब बेसिकली तुम्हारा इतना ही काम का था। समझ में आया ये वाली चीज? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेप्टाइजेशन। अगर मैं बोलूं अब तक जो समझने वाली चीज थी वो पेप्टाइजेशन थी। ठीक है, क्या किया, प्रेसिपिटेशन से कोलाइडल सोल बन रहा है। सनाया मैं एक बार दोबारा से करवा देती हूँ। ठीक है, पेप्टाइजेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन से कोलाइडल सोल बन रहा है, आपने प्रेसिपिटेट लिए, ऊपर से आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट से क्या होंगे, जो उसके कॉमन साइंस है, वो कॉमन जो आयंस है वो एब्जॉर्ब होने शुरू होंगे। जो प्रेसिपिटेट अभी जिनका साइज बहुत बड़ा था, अब वो क्या हो गया, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो गए हैं, और जो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हुए हैं उनका साइज क्या है, कोलाइडल रेंज में है। हाँ जी सुनाया मैम। ये एड्सॉर्ब हो गए उसका क्या मतलब है? ये आ गए ना, इस पे आ गए ना, ये देखो Cl नेगेटिव, इस पे आ गए ना, जो आपके प्रेसिपिटेट थे एड्सॉर्ब हो गए ना उसके सरफेस पे, वो बोल रहा है। मैम मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट में जो मतलब आयन थे वो उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो गए। हाँ, जैसे मान लो ये आपके प्रेसिपिटेट है, अब ये तो हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं, है ना, देख तो सकते नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो ये प्रेसिपिटेट है आपका, हाँ वो एक्चुअली कल की क्लास थी एड्सॉर्प्शन पे, तो हो सकता है इस वजह से थोड़ा डाउट हुआ हो। तो जैसे ये प्रेसिपिटेट है, अब इसके कॉमन साइंस इसके ऊपर लगेंगे ना, तो जैसे मान लो AgCl का प्रेसिपिटेट है तो इस पे Cl नेगेटिव आयंस आ जाएंगे, तभी तो टूटा वो स्मॉलर पीसेस में। ठीक है बच्चे, चलो ओके। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अभी टाइम नहीं हुआ है, नहीं तो ना कल जो सैटरडे का लेक्चर है ना वो बहुत ज्यादा वो बोलते हैं ना एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि उसमें मेरे को ना काफी चीजें और बतानी है। ठीक है, तो अभी एक बार ना फटाफट से देख लेते हैं। हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स में 3 तरह के मेथड्स पढ़े, और 3 तरह के मेथड्स ही आपके सिलेबस में। फर्स्ट इज केमिकल मेथड, सेकंड वन इज रेडिक्स आर्क मेथड, और लास्ट है आपका पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है कोलॉइडल सोल को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, Okay, ma'am. उसके बाद Yes. नेक्स्ट टॉपिक आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो प्यूरिफिकेशन क्या करने की जरूरत, अभी तक तो हमारा जो डिस्कशन चल रहा था स्टार्टिंग से 1 घंटे की क्लास में हमारा ये डिस्कशन चल रहा था, पहले तो कोलॉइड्स होते क्या है ना, फिर हमने अलग अलग उसके टाइप्स देखे, कैसी इंटरेक्शन है, फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए, फिर हमने जो थर्ड वाले टॉपिक पे जंप किया वो था हमारा कि हाउ टू प्रिपेयर कोलॉइड्स, है ना। अब हम कह रहे हैं कि भैया कोलॉइड्स को बना लिया, अब हमें उसकी प्यूरिफिकेशन करनी है। ठीक है, मतलब सारी कहानी क्या है, कोलॉइड्स के चारों तरफ घूम रही है। अब मैम प्यूरिफिकेशन करने की क्या जरूरत है, आ जाओ। तो ध्यान से सुनना, जब भी हम कोलॉइडल सॉल्यूशन, जैसे अभी मैंने बोला ना
पेप्टाइजेशन में कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप डाल रहे हो, है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स, जिसको मैं आगे सैटरडे आई थिंक वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगी और ज्यादा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डल जाता है, जिससे बेसिकली हमारा जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं प्यूरिफिकेशन के टाइम पे, क्या करते हैं, जो वो एक्सेस में जो इलेक्ट्रोलाइट डला है उसको हटाते हैं, उसको रिमूव करते हैं। और जो कई बार कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने में जैसे हम नॉर्मल नहीं करते, लैब में काम करते हैं तो हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब मान लो आप लैब में कुछ प्रोडक्ट, कुछ भी कंपाउंड सिंथेसाइज करते हो, कभी भी उसकी वो यील्ड नहीं आती है जो आपको आपके टीचर बोलते हैं कि इतनी यील्ड आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पूरा आपने प्रोसेस किया है ना, उसमें कहीं ना कहीं इंप्योरिटीज रह गई हैं। उसको इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, अगर आपने लैब में ही सुना हो नाम। यस मैम। तो ऐसे ही जब हम कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो बनाते टाइम कुछ इम्प्योरिटीज उसमें चली जाती हैं, जिस इम्प्योरिटीज को हमें क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही है जो मैंने आप लोगों को बताया है, इस पे कुछ को मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके अलग अलग मेथड हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसमें हम कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो तुम्हारा मेथड है वो है डायलिसिस। सुना है डायलिसिस? यस मैम, सुना है। यस मैम। ठीक है, Yes, सुना है, ma'am. बहुत बढ़िया। ठीक है, आपने सुना होगा टीबी एक्टर्स डायलिसिस कराते हैं, है ना, ऐसा कुछ सुना होगा। यस मैम। अच्छा, बायोलॉजी में भी सुना है। तो यहाँ पे देखो डायलिसिस केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं हम, फिर मुझे बताना कि बायो जैसा ही अलग है। देखो ये जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मैं इसको नहीं पढ़ा रही, सिंपल अपने फिगर को देखो। ये क्या है, बहुत मस्त सी ना बोतल बना रखी है जस्ट समझाने के लिए। तो इस बोतल में क्या है, आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है, लिख दूं यहाँ पे, कोलोइडल सॉल्यूशन है और आपकी इम्प्योरिटीज हैं, और आपकी इम्प्योरिटीज हैं। ठीक है, और जो ये है ना इसकी मेम्ब्रेन, वो क्या है आपकी, इसको बोला जाता है एनिमल मेम्ब्रेन, ले सकते हो या कोई और मेम्ब्रेन ले सकते हो, लेकिन हम मान लेते हैं ये एनिमल मेम्ब्रेन है। अरे रुक जाओ भाई, मुझे नहीं आती इतनी बायो, मेरे को तो केमिस्ट्री आती है बस। एनिमल मेम्ब्रेन है क्योंकि डायलिसिस हम कर रहे हैं तो इसमें इसका नाम दे दिया डायलिसिस मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन है ये, चलो जी ठीक है। तो जो आपकी इम्प्योरिटीज है, ध्यान से सुनना, कोलोइडल सॉल्यूशन और बस ये कराऊंगी, कोलोइडल सॉल्यूशन उसमें इम्प्योरिटीज हैं। तो ध्यान रखना, जो इम्प्योरिटीज देखा ऐसा गया, जो इम्प्योरिटीज का जो साइज है ना, उनके पार्टिकल का जो साइज है वो वाले पार्टिकल का साइज है जो आपके ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज होता है, राइट। तो जब आप क्या करोगे, ये जो आपने बीकर में पानी भरा हुआ है, होगा क्या, ये पानी में बेसिकली इम्प्योरिटीज ये सोल्यूबल है। तो जैसे ही आप मेम्ब्रेन लगाओगे उसमें, फिर बोल रही हूँ कोलोइडल सॉल्यूशन इम्प्योरिटीज है, तो इन मेम्ब्रेन में क्या होंगे, पोर्स होंगे। अब इन मेम्ब्रेन्स में क्या होगा, जो छोटे पार्टिकल के साइज है यानी कि जो इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी, और जो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है वो क्या रह जाएगा, इसी बोतल में रह जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपने जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसको क्या कर लिया, प्यूरिफाई कर लिया है विद द हेल्प ऑफ मेथड डायलिसिस। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। कुछ था कि एक बैग लिया, इसमें बैग नाम दे रखा, हमने बोतल नाम दे दिया, बोतल में कोलोइडल सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज भी है, आपने जो मेम्ब्रेन लगाई है वो इस टाइप की मेम्ब्रेन है कि वहां से क्या हो, जो बिल्कुल छोटे पार्टिकल, जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज होता है सिर्फ वही पास हो सकते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज है उनका जो पार्टिकल का साइज है वो इतना ही है, तो वो पास हो जाते हैं, पानी में सोलुबल होते हैं तो निकल जाते हैं वो, राइट। और जो अंदर है आपका जो बोतल है उसमें क्या रह जाते हैं, आपके कोलोइडल सॉल्यूशन रह जाता है। तो इस तरह से आपने उसको प्यूरिफाई कर दिया। बताओ। यस मैम। बस यही सब Yes, ma'am. जो मैंने ये 2-3 लाइनों में बताया है, ये सारा लिखा हुआ है, बस कुछ पढ़ लेना इसको। चलो, यस मैम। अच्छा बस लास्ट, पक्का लास्ट, ठीक है। उसके बाद जो ये प्रोसेस होता है ना, ये देखने में तो जितना सिंपल है ना उतना ही स्लो होता है। बेसिकली जो ये डायलिसिस प्रोसेस होता है ना वो स्लो होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एक नया मेथड होता है, नाम डायलिसिस ही है, उसका नाम अलग कर दिया थोड़ा, इलेक्ट्रोडायलिसिस। बेसिकली क्या किया इन्होंने, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा दी, एनोड और कैथोड लगा दी, ठीक है। अब एनोड और कैथोड मतलब बेसिकली क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। अब इससे होगा क्या, सपोज जो इसमें इंप्योरिटीज थी ना वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोडायलिसिस तभी होगा जब इलेक्ट्रोलाइट एज ए इंप्योरिटी आप ले लो। तो सपोज इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ले लो, NaCl ले लो, तो क्या होगा, Na+Cl नेगेटिव होगा,
हम ये तो कह रहे हैं कि वो मेम्ब्रेन से बाहर निकल रही है क्योंकि उनका साइज कम है, लेकिन अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो ये और जल्दी भागेंगे, माइनस वाला फटाफट भागेगा प्लस की तरफ, प्लस वाला फटाफट से भागेगा माइनस की तरफ, तो ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को ही नाम दे दे इलेक्ट्रोडायलिसिस, खत्म। मजा आया, बस यही था और कुछ भी नहीं था, पढ़ सकते हो इसको कि ऑर्डिनरी जो प्रोसेस है डायलिसिस का इज क्वाइट स्लो, इसको फास्ट हम कैसे कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इफ द डिसॉल्व सब्सटेंस इन द इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन इज ओनली एन इलेक्ट्रोलाइट, इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रोडायलिसिस, खत्म। ओके मैम। ठीक है, बस एक लास्ट देख लो मैम, ये तो आप ना गलत कर रहे हो, लास्ट बोल के ना छोड़ नहीं रहे हो हमें, क्योंकि ये लास्ट मेथड है प्यूरिफिकेशन का, उसके बाद नया शुरू हो जाएगा प्रॉपर्टीज, पक्का ये लास्ट है, सिर्फ 3 मिनट दे दो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैम ये पूरा पढ़ने की जरूरत है नहीं, फिल्टर पेपर सुना है तुमने, ऑर्डिनरी फिल्टर Yes, ma'am. ग्रेइश कलर का होता होगा तुम्हारे लैब में, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ठीक है, तो अगर आप उस फिल्टर पेपर को यूज करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई करने के लिए, तो भैया वो नहीं होगा, उसके लिए वर्ड लगा दिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कुछ बढ़िया अच्छी सी क्वालिटी का फिल्टर पेपर यूज होगा। ठीक है, तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो फिल्टर पेपर बनता है वो बनता कैसे, बनता उसी से ही है जो आप लैब में यूज करते हो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। क्या होता है उसमें जनरली ना, हम क्या लेते हैं ना, 4% सोल्यूशन लेते हैं नाइट्रोसेलुलोज का, और उसके साथ बेसिकली मिक्सचर लेते हैं अल्कोहल और ईथर का। ठीक है, जो वो सोल्यूशन है ना, जो आपका जो ये सोल्यूशन बन के तैयार हुआ है, ठीक है, आप क्या करेंगे, जो आपका जो फिल्टर पेपर है ना उसके अंदर उसको डिप करेंगे, सोक करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, मतलब जस्ट आपको बता रही हूँ, करना तो वैसे ही नहीं है आपको लैब में जो फॉर्मेल्डिहाइड है फिर उसको उसमें मिलाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड से क्या होगा, जो हार्ड आपका हो जाएगा। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है वो हार्ड हो जाएगा, और जैसे ही आप उसको उसमें डालेंगे हार्ड हो जाएगा, उसको फिलहाल क्या कर देंगे, उसको सूखने के लिए रख देंगे, ड्राई हो जाएगा, और जब वो ड्राई हो जाएगा फिर उसको आप एज अ यूज कर सकते हो अल्ट्रा फिल्टर पेपर, जहाँ पे क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं अलग हो जाएंगे, जो आपकी इंप्योरिटीज हैं वो अलग हो जाएगी। और ध्यान रखना ये भी प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है, और इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम जल्दी प्रेशर और सक्शन पंप होता है मतलब लैब में मिलता है, उससे क्या होता है ना, ये प्रोसेस जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, मतलब सक्शन पंप होता है, फनल देखा है सबने, फनल यस मैम। ऐसे ही होता है, उसका मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ, बहुत बड़ा सा होता है, ऐसे फनल टाइप का ही होता है वो। ठीक है, जब ना कई बार क्या होता है ना, फिल्ट्रेशन हमारा स्लो होता है ना, तो लैब में ना, अभी आई थिंक तुम्हारे लैब में नहीं अवेलेबल होगा, मैंने खुद अपने मास्टर्स में करा था ये, तो ना जब इम्प्योरिटीज नहीं जाती है ना, मतलब प्रोसेस स्लो होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये यूज करते हैं बेसिकली सक्शन का ये क्या बोलते हैं, सक्शन का यूज करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, उससे क्या होता है, जो आपकी इंप्योरिटीज है वो निकल जाती है। बेसिकली प्रोसेस को क्या करना होता है, फास्ट अप करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हम यूज करते हैं इसका। ठीक है, तो ये इस तरह की होती है, फनल ही होती है वो। ठीक है, कभी देखना टाइम मिले तो गूगल पे सर्च करके करना, मतलब या यूट्यूब पे वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, हाई प्रेशर अप्लाई करके इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है, जस्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस। ठीक है, ओके बस ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कोलाइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बिकॉज द पोर्स आर टू लार्ज। ठीक है, तो हमें तो क्या करना है, कोलाइडल पार्टिकल्स को पास नहीं करना है, हमें सिर्फ किसको पास करना है, जो इम्प्योरिटीज हैं उसको पास करना है। ठीक है, तो उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए हम ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करते हैं, जो कैसे बनता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। मैम इसमें से इंपॉर्टेंट क्या था जो आपने पढ़ाया, बता देती हूँ। एक तो डायलिसिस, ये प्यूरिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आता, पेप्टाइजेशन एक ये मेथड इंपॉर्टेंट था, और आपका मिसल फॉर्मेशन की क्या क्या कंडीशन थी वो, और आपका लायोफोबिक, लायोफिलिक, और ये टेबल। तो जो मैंने आज कराया उसमें ये इंपॉर्टेंट था। ओके मैम। ठीक है, अब समझ में आया, बता दो। यस मैम।